हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? पहुंच रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं थोड़ी लेट हो गया हूँ आज? है ना? ठीक है, अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? अपन बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सुनो, 10 मिनट लेट हो गया हूँ। 10 मिनट नहीं हुआ हूँ, 9 मिनट हो गया हूँ। 9 मिनट लेट हो गया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अपन आगे बात करते हैं। अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? अपन बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट क्या है, हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट प्रोसेस बात की थी। और उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की थी? हम लोगों ने बात की थी, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था शायद। ठीक है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सुनो, एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक क्वेश्चन नोट करना। एक क्वेश्चन लिखना। एक क्वेश्चन है गेट का 1993 का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखना। तो वर्टिकल सिलेंडर, एक क्वेश्चन लिखना है, वर्टिकल सिलेंडर, वर्टिकल सिलेंडर विद फ्रीली फ्लोटिंग पिस्टन, वर्टिकल सिलेंडर विद फ्रीली फ्लोटिंग पिस्टन, a vertical cylinder with freely floating piston contains a vertical cylinder with freely floating piston contains 0.1 kilogram of air, contains 0.1 kilogram of air at contains 0.1 kilogram of air at 1.2 bar, at 1.2 bar, at 1.2 bar, and a small electrical resistor, and a small electrical resistor, and a small electrical resistor. आगे लिखना, the resistor is wired, the resistor is wired to an external 12 volt battery. आगे लिखना, the resistor is wired with external 12 volt battery. आगे लिखना, when a current of 1.5 ampere, आगे लिखना, when a current of 1.5 ampere passed through the resistor, when a current of 1.5 ampere passed through the resistor for 90 seconds, when a current of 1.5 ampere passed through the resistor for 90 seconds, piston moves a volume of, piston moves a volume of 0.01 meter cube. Piston moves a volume of 0.01 meter cube. Then determine, then determine, then determine, determine rise in temperature of air. 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 ठीक. Assume, assume, नोट करते जाओ, मैं आप जो भी छूट गया है आपका मैं रिपीट कर दूंगा. Assume piston and cylinder are insulated. Assume piston and cylinder are insulated. And assume piston and cylinder are insulated and air behaves as an ideal gas, and air behaves as an ideal gas with Cv is equal to 700 joule per kilogram Kelvin. Assume piston and cylinder are insulated and
air behaves as an ideal gas with CV is equal to 700 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, देखो एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। क्वेश्चन सुनो क्या था। मैं आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स में 50-100 क्वेश्चन ही कराऊंगा जो अच्छे होंगे, बाकी पीके नाक के मैं आपको पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि धीरे धीरे अपन पूरे पीके नाक सॉल्व कर लेंगे। पहला टॉपिक खत्म करके अपन पीके नाक सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही आज जब मैं क्लास खत्म करूंगा तो क्वेश्चन आपको बता दूंगा कौन कौन से करने हैं ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, दोबारा सुनना। A vertical cylinder with freely floating piston contains 0.1 kilogram of air at 1.2 bar and a small electrical resistor। आगे दे रखा है resistor is wired to an external 12 volt battery when a current of 1.5 ampere when a current of 1.5 ampere is passed through the resistor for 90 seconds, then and piston moves a volume of 0.01 meter cube, then determine rise in temperature of air। सुनो, मामला कुछ ऐसा है, देखो मामला कुछ ऐसा है, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर मास है आपको दे रखा है वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस फ्रीली फ्लोटिंग पिस्टन कंटेंस, यहाँ पर एयर है 0.1 किलोग्राम। ठीक, और इसका प्रेशर है P1 कितना है 1.2 बार। स्मॉल इलेक्ट्रिकल रजिस्टर एंड रजिस्टर वायर, इसमें वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना है 1.5 एम्पियर, ये करंट है। आगे दे रखा है टाइम कितना है 90 सेकेंड। आपको दे रखा है कि पिस्टन कितना मूव कर जाता है, पिस्टन मूव कर जाता है डेल्टा V इज इक्वल टू 0.01 मीटर क्यूब, इतना मूव कर जाता है। आपको दे रखा है कि ये दोनों क्या है, इंसुलेटेड है सब कुछ, ये दोनों सब कुछ इंसुलेटेड है और CV कितना है 700 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, सुनो ऐसे क्वेश्चन में चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du प्लस डेल्टा W। मुझे बस इतना बता दो यहां पर कितने वर्क इंटरेक्शन है, यहां पर कितने वर्क इंटरेक्शन, कितने वर्क इंटरेक्शन, यहां पर कितने वर्क इंटरेक्शन है, 2, है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो रजिस्टर लगा है ना इसके द्वारा हीट ट्रांसफर होगी, नहीं होगी भाई। इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, हीट नहीं होती। और वैसे भी ये इंसुलेटेड है, हीट ट्रांसफर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो डेल्टा Q क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इंसुलेटेड है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू हो जाएगा या फिर du हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा W। डेल्टा W निकाल लो कितना होगा। तो डेल्टा W 2 है, पहला डेल्टा W इलेक्ट्रिकल प्लस डेल्टा W डिस्प्लेसमेंट। एक एक करके निकाल लेते हैं। डेल्टा W इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर होता है या फिर आई इंटू वी होता है, इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मुझे बस बताओ कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। 12 वोल्ट करंट कितना है 1.5 इंटू 12 इंटू 90, इलेक्ट्रिकल वर्क पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, हाँ भाई निगेटिव आएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क के द्वारा सिस्टम में एनर्जी दे रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या होगा, निगेटिव।
ये आएगा नेगेटिव। इसको सॉल्व करना कितना आएगा? बेटा डाउट पूछो ना, जो भी डाउट है पूछो पूछो। अच्छा, ऊपर डाउट लिखा हुआ है आपने कि आई स्क्वायर आर इंटू टी, जो हीट अंदर जाएगी ना, आई स्क्वायर आर इंटू टी जो आपने हीट लिखा है ना अंदर, वो वही हीट है जो इलेक्ट्रिकल वर्क आपने भेजा, वही तो हीट में गया। तो हीट ट्रांसफर क्या है? जीरो है। हीट ट्रांसफर जीरो है, बाउंड्री हीट ने क्रॉस नहीं की। वो जो इलेक्ट्रिकल वर्क गया वो अंदर हीट में कन्वर्ट हो गया, उससे मुझे मतलब नहीं है। उसको कंसीडर कर लिया ना वर्क में, बार बार कंसीडर थोड़ी ना करेंगे, है ना। समझ गए? हीट रजिस्टर से अंदर जाकर के हीट जनरेट होगी, वो बात सही है, लेकिन उसको बार बार कंसीडर थोड़ी ना करोगे। एक बार इलेक्ट्रिकल वर्क कंसीडर कर लिया, दैट्स इट, है ना। कितना आ रहा है? -1620। क्या आएगा? जूल। और ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। और डेल्टा डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पी इंटू डीवी। एग्जैक्टली, वो वर्क ही हीट बन जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल वर्क गया था ना बेटा, वही अंदर जाके क्या हो जाएगा? हीट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो एनर्जी को आप एक बार कंसीडर करोगे, या तो वर्क के फॉर्म में कर लो या तो हीट के फॉर्म में कर लो, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना करोगे कि मान लो मैंने आपको 10 रुपए दिए, मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो एक बार गिनोगे ना, या तो मेरे पास वाला या फिर अपने पास वाला। ऐसा तो नहीं करोगे मेरे 10 और मैंने आपको दे दिया वो 10, और 10 10 कितने हो गए? 20। ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो इलेक्ट्रिकल वर्क ही हीट में कन्वर्ट हो गया है, तो एनर्जी को एक बार कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर लिया और हीट भी कर लिया, ऐसा नहीं करोगे, है ना। सिंपल है ना। सुनो, डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होगा? टी गैस इंटू डीवी। टी गैस कितना है? प्रेशर है ये 1.2 बार। किलो में कन्वर्ट करोगे 100 का मल्टीप्लाई होगा, इंटू डीवी कितना है? 0.01। तो कितना हो जाएगा? 1.2 किलो जूल। और ये कितना था? 1.6 किलो जूल। 1.62 किलो जूल लिख लो। तो डेल्टा डब्ल्यू नेट कितना आ जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू नेट होगा, डिस्प्लेसमेंट वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। तो 1.2 पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिकल वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम। -1.62 किलो जूल। मुझे बताओ नेटवर्क कितना आएगा? -0.42 आएगा क्या? 42 किलो जूल इतना आएगा क्या? कितना आएगा? पुट कर दो वैल्यू। डीयू कितना होता है? डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा मुझे बताओ, डीयू को एमसीवीडीटी लिख सकता हूं हाँ या नहीं? डीयू को एमसीवीडीटी लिख सकता हूं हाँ या नहीं? हाँ, क्यों लिख सकता हूं भाई? क्यों लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि डीयू को एमसीवीडीटी लिखने की दो कंडीशन थी। डीयू को एमसीवीडीटी लिखने की दो कंडीशन थी। पहला, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, कोई भी गैस बनी रहे, या फिर आइडियल गैस हो और कोई भी प्रोसेस बनी रहे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं है बेटा। हाँ, आप सही कह रहे हो, कांस्टेंट या तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, कोई भी गैस बनी रहे, या फिर आइडियल गैस हो, कोई भी प्रोसेस बनी रहे। तो यहाँ पर क्या है? एयर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर एयर है। एयर मतलब आइडियल गैस, कोई भी प्रोसेस हो, डीयू को एमसीवीडीटी लिख सकते हो, एमसीवीडीटी। डेल्टा डब्ल्यू माइनस में आया है, एक माइनस पहले था, प्लस हो जाएगा कितना? किलो में था 420 जूल हो जाएगा। एम कितना है? 0.1। सीवी कितना है? 700 इंटू डी टी इज इक्वल टू 420। मुझे वैल्यू बताओ इसकी कितनी आएगी? 4200 बाई 700 कितना आएगा? डी टी इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। देखो बात समझ में आई हाँ या नहीं? क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, 2 लाइन का था, लेकिन आप समझो आपको जगह जगह ध्यान देनी पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स में, कहां पर पॉजिटिव है कहां पर निगेटिव है।
है ना, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, हीट नहीं होता, तो ये जीरो हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम में नेगेटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट वर्क पॉजिटिव होगा, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करें। ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो सीपी क्यों नहीं लिया सीवी की जगह? क्योंकि आप इंटरनल एनर्जी डीयू लिख रहे थे, डीएच नहीं लिख रहे थे। अगर आप डीएच लिखते तो एमसीपी डीटी लिखते, डीयू लिख रहे हो तो एमसीवी डीटी लिखोगे। आप देखो कल वाले में डीयू को एमसीवी डीटी लिखा था और डीएच को एमसीपी डीटी लिखा था, इसलिए, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। अच्छा, एचएमटी के क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिए हैं क्या प्रीवियस ईयर के अभी तक? एचएमटी के क्वेश्चन तो लगा लिए होंगे आप लोगों ने, हाँ या नहीं? ये dt 6 क्या बता रहा है? ऐसा मत बोलना टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस ही बता रहा है, बिल्कुल टेम्परेचर डिफरेंस बता रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये बता रहा है ना। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये बता रहा है ना। एचएमटी और एफएम अपन पढ़ चुके हैं, जो उसके क्वेश्चंस आप लोग ने कर लिए हैं क्या? ईएस का ऑब्जेक्टिव, गेट का ऑब्जेक्टिव, या फिर स्टैंडर्ड बुक से कहीं कहीं के क्वेश्चन? हाँ भाई, गेट प्रीवियस ईयर हुआ है, अभी कन्वेंशनल बनेगा वगैरह, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जो एफएम और एचएमटी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सेटिस्फाइड हो ना, कि मतलब जो पढ़ा है वो बन रहा है। जो एचएमटी और एफएम हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सेटिस्फाइड हो ना, कि जो अपन ने पढ़ा है वो बन रहा है आप लोगों से, है ना। कन्वेंशनल थोड़ी बहुत देखना पड़ेगा ना। हाँ भाई, क्वेश्चन बन जाते हैं ना एचएमटी और एफएम वगैरह के, है ना। ठीक है, थोड़े बहुत देखना पड़ता होगा वो अलग बात है, क्वेश्चन बन जाते होंगे ना। ठीक है, कन्वेंशनल में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी बेटा, कन्वेंशनल में दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत आएगी। और कन्वेंशनल आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कन्वेंशनल बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले ही बोल रहा हूँ ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव आपसे तुरंत समझ में आ जाएगा, कन्वेंशनल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगी, है ना। आप समझो यार, आप कि यूपीएससी लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ईएससी का कन्वेंशनल, है ना। ठीक है, और देखो ईएससी कन्वेंशनल में एक चीज और बताता हूँ आपको, 2 मिनट सुनना, शायद मैंने पहले ही बताया होगा। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन में। आप ईएससी के कन्वेंशनल में आओगे ना, ईएससी कन्वेंशनल में बोल रहा हूँ ना। अच्छा, ईएससी कन्वेंशनल से पहले ईएससी ऑब्जेक्टिव किसी ने लगाया है क्या? हाँ या नहीं? कोई ऐसा है जिसने ईएससी का ऑब्जेक्टिव लगाया हो, थर्मो का या एचएमटी का या एफएम का? कोई ऐसा है जिसने ईएससी का ऑब्जेक्टिव लगाया हो, थर्मो, एचएमटी, एफएम का? किसी ने लगाया है? एफएम का लगाया। कितने परसेंट क्वेश्चन आप बना ले रहे थे टॉपिक के? कितने परसेंट क्वेश्चन आप टॉपिक के बना ले रहे थे? ईमानदारी से बताना, कितने परसेंट बना ले रहे थे? 80%, 85%, 50-60%? ठीक, 80% मान लेते हैं ना, 80-85% तो अपन मान लेते हैं, 80% मान लेते हैं। ठीक, ठीक है, 80% मान लेते हैं। एक का 60% भी है, 50-60% भी है, ये भी मान लेते हैं। ठीक है, दो लोगों का 80-85% है। आपको पता है ईएससी ऑब्जेक्टिव का जो कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है? ईएससी ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ जाता है 50%। ईएससी ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ जाता है 50%। ठीक है, तो अब जो लोग 80-85% बना रहे हो,
आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आपको सोचना ही नहीं, टेंशन लेना ही नहीं। आप समझो आप प्रीवियस ईयर का 85% बना रहे हो, 80% बना रहे हो। कब? जब आपने पहली बार सब्जेक्ट पढ़ा है। और एग्जाम में जाओगे तो पहली बार पढ़ के थोड़ी ना जाओगे, कई बार पढ़ चुके होगे। और जब एग्जाम में बैठोगे तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो प्रीवियस ईयर पहले से लगा चुके होगे कि जो भी आप बना रहे हो ना, इसका 5-10% ऊपर ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। और जो 50-60% बना रहे हो वो भी ठीक हो, आप भी कट ऑफ से ऊपर ही हो। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब सुनो, अब जो कन्वेंशनल है, तो ऑब्जेक्टिव की चीज टेंशन लेनी नहीं। अब जो कन्वेंशनल है उसकी मैं बात करता हूँ, सुनना। जो कन्वेंशनल है ना, 2 मिनट सुनना। कन्वेंशनल में ऐसे ही सुन लो, सबके लिए यूजफुल है ना। जो कन्वेंशनल है ना, उसमें मान लो 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन, तो 100 में पता है क्या होता है कि जो 30% क्वेश्चन है, या फिर करीब 25% जो क्वेश्चन है, वो डेरिवेशन होते हैं, हमेशा डेरिवेशन होते हैं। डेरिवेशन प्लस थ्योरी होती है। 20% हमेशा डेरिवेशन प्लस थ्योरी होती है। ये अपन से बनता ही बनता है, ये क्लास नोट्स में होता है, और ये आता ही आता है, ये मतलब अकाट्य सत्य है, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, वो हमेशा रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड होते हैं या फिर बिल्कुल इजी लेवल होता है। इजी लेवल मतलब क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, है ना। जैसे व्यू फैक्टर का क्वेश्चन आ गया, या फिर एचएमटी में सिंगल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया, सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आ गया, या फिर हीट एक्सचेंजर का सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ये 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक। फिर आते हैं 25% और क्वेश्चन, ये थोड़ी मीडियम लेवल होता है। उसके बाद आता है 25% और, ये आपका टफ होता है। ठीक। और इसमें भी मैं आपको बोलूं तो करीब 10% ऐसा होता है जो टफ होता है, और बाकी जो 10 बचा 15% है, वो आपका आउट ऑफ रीच होता है ना। तो शायद मैं बता चुका हूं क्या ये बात? मैं बता चुका हूं ये बात, है ना। तो आपको कभी इस वाले को टारगेट नहीं करना है बेटा, ये आप नहीं बना पाओगे। आप तो छोड़ो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं एचएमटी का पेपर देख लूं तो उसपे 2 4 5 नंबर का मैं भी ना बना पाऊं। और मेरी छोड़ो, इस देश में जो पीएचडी कर रहे हैं ना एचएमटी से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा रहे हैं, जो आईआईटीज वगैरह में पढ़ा रहे हैं, एफएम पढ़ा रहे हैं, एचएमटी पढ़ा रहे हैं, थर्मो पढ़ा रहे हैं, उनको भी पेपर दे दूं ना तो हो सकता है 100 मार्क्स 100% पेपर वो लोग भी ना बना पाए। तो कभी इस बात को इनको तो लेकर के चिंतित होना ही नहीं, ये तो आपसे नहीं बनेगा पहले ही बोल रहा हूं मैं। इसको भी लेकर के चिंतित मत नहीं होना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए। हाँ, मैं इतने बार एचएमटी बना चुका हूं तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसको मैं लगा सकता हूँ, ये जो टफेस्ट लेवल है इसको मैं लगा सकता हूँ। आपको टारगेट किसको करना है? ये डेरिवेशंस वाले, ये रिपीटेड क्वेश्चन, और ये मीडियम लेवल 75%, बस। कट ऑफ कितना जाता है? 45% से 50%। सिंपल। समझ पा रहे हो? हाँ मोहित लिख रहे हैं कि क्वेश्चन गलत दे देते हैं। हाँ, ये सही लिख रहे हो, क्वेश्चन ईएससी में गलत देते हैं ना। वो क्या करते हैं, रात में एक रात पहले कुछ सस्ता नशा करते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और डाल देते हैं। उनको खुद नहीं पता होता इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। जब रिजल्ट आ जाता है फिर देखते हैं अच्छा इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा था, डाटा इनसफिशिएंट था। फिर बोलते हैं कि इसमें लिख करके आना चाहिए था आपको कि डाटा इनसफिशिएंट है। अरे भाई, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि लिख करके आना था कि डाटा इनसफिशिएंट? ऐसा होता है ईएससी में कई बार, चिंतित नहीं होना है। ईएससी में 2 4 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डाटा इनसफिशिएंट होता है। सही बोल रहे हो आप, ईएससी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, है ना। तो उसको लेकर के चिंतित नहीं होना। अपन, मैं तो कह रहा हूं अपन को इसको टारगेट करना है ना, इसको टारगेट करना है। ठीक है, सुनो आगे बात करते हैं।
सुनो, ठीक है, डेरिवेशंस वगैरह तुरंत याद हो जाते हैं, तुरंत याद हो जाता है ना, बहुत इजी होता है डेरिवेशन याद करना। ठीक है, आप समझो, आपको क्या लगता है ये सब मैं याद करके बैठता हूँ जो आपको कराता हूँ? नहीं ना, समझने से याद हो जाता है ना। सर कन्वेंशनल मैकेनिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन ही बेटा याद करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बार बार रिवाइज करते रहो चीजों को, अपने आप याद हो जाती है ना। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब बचपन में अपन साइकिल सीखते हैं ना, जब अपन बचपन में मैं छोटा था ना और मैं साइकिल सीख रहा था ना, और जो मैं 3-4 बार गिर गया था, मेरे लग गई थी ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि यार ये लोग साइकिल कैसे चला लेते हैं, मुझसे नहीं बनती। बाद में जब मैं साइकिल सीख गया ना, तो मुझे लगता था अच्छा ये आसान सी बात है, समझ पाए। जब मैं बाइक सीख रहा था ना, तो मुझे लगता था यार ये लोग कैसे चला लेते हैं, मैं हैंडल संभालता हूँ तो एक्सेलेटर तेज हो जाता है, एक्सेलेटर संभालता हूँ तो ब्रेक नहीं लगता, ब्रेक संभालता हूँ तो मैं गिर जाता हूँ। फिर जब मैं चलाने लग गया ना, मुझे लगा कि यार इतनी इजी सी बात है। फिर मैं कार सीख रहा था, मुझे लगता था यार एक्सेलेटर लेता हूँ तो क्लच जल्दी छूट जाता है, क्लच लेता हूँ तो ब्रेक पे पैर नहीं रखता, कैसे चलाते हैं लोग। समझ पा रहे हो, जब अपन चीजों को सीख रहे होते तो चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, फिर जब अपन सीख जाते हैं चीजों को तो चीजें इजी लगती हैं। ये ह्यूमन नेचर है, आप चीजों को सीख रहे हो, प्रोसेस में हो, इसलिए आपको चीजें डिफिकल्ट लग रही। मैं उस चीज को कर चुका हूं, इसलिए मुझे वो चीजें इजी लग रही हैं, लेकिन है वो इजी ही। और एक्चुअल में ना वो इजी है ना वो टफ है, वो आपके मानसिक अवस्था पे डिपेंड करता है। आपने उसको टफ मान लिया तो टफ लगेगा, इजी मान लिया तो इजी लगेगा। उसको इजी मान लो और रिवाइज करते रहो, है ना। एक क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करना, लिखना ए 2 किलोवाट, ए 2 किलोवाट ए 2 किलोवाट इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर, ए 2 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटर, लिखना है 2 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटर, a 2 kilowatt electrical heater is switched on for 20 minutes. A 2 kilowatt electrical heater is switched on for 20 minutes. For 20 minutes. Then find out the rise in temperature. Then find out the rise in temperature. Find out the rise in temperature of find out the rise in temperature of 40 liter water. Find out the rise in temperature of 40 liter water due to this energy, due to this electrical energy. Find out the rise in temperature of 40 liter water due to this electrical energy. देखो सिंपल सी बात है, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है कि एक वाटर है, कितना है 40 लीटर, और यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल जो वर्क है वो कितना दे रहा हूं, डेल्टा डब्ल्यू कितना है 40 वाट, कितना है, नो 2 किलोवाट है शायद, 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटर है, कितने मिनट के लिए टाइम दे रखा है, 20 मिनट के लिए। आपसे पूछा है कि राइज इन टेम्परेचर कितना होगा। क्या करोगे, कुछ भी नहीं,
सेम एक्सप्रेशन लगा दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा लगा दो तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू, और डी यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी, और डी यू क्या होता है, एम सी डी टी इज इक्वल टू माइनस, और ये जो वर्क आपने इलेक्ट्रिकल वर्क दिया, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना, और ऑन द सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो 2 किलोवाट निगेटिव वर्क है, तो माइनस और एक माइनस, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2 किलोवाट। कितने समय के लिए, 20 मिनट के लिए, 20 इंटू 60, ये हो जाएगा किलो जूल, सिंपल। और वैल्यू पुट करना, मास कितना हो जाएगा, 40 लीटर, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -3, डेंसिटी होता है 1000। वाटर का सी कितना होता है, वाटर के लिए सी की वैल्यू होती है 4.18, याद रखना 4.18 होता है, इंटू डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 60। यहां से डी टी निकालना एक बार, कितना आएगा, हाँ बेटा ये भी इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है, अगर आपसे नहीं बोला जाए तो हमेशा इंसुलेटेड ही लेके चलेंगे। हम लोग मान करके चलेंगे कि जो भी एनर्जी थी वो वाटर में ही जा रही थी, कहीं और नहीं जा रही है ना। इसको एक बार नोट करना, मतलब सॉल्व करना, डी टी कितना आया, फिर आगे बात। इसको एक बार डी टी बताना मुझे कितना आएगा, 14.35। ये गेट का क्वेश्चन है यार, आप समझ पा रहे हो, सिंपल सा है ना। हाँ बेटा ये 20 मिनट था ना, सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 आएगा, इसलिए 60 लिया है ना। आप समझो, इसीलिए एक्चुअली गेट का पेपर इतना इजी बनने लग गया है, ये आप समझो 2 नंबर का क्वेश्चन था ना, सिंपल। इसको एक बार नोट करो, एक बार पीके नाग की पीडीएफ में आना, एक बार पीके नाग की पीडीएफ में आना, जो मैंने ग्रुप में सेंड की थी ना, एक बार पीके नाग वाली पीडीएफ में आना, फिर आगे बात करते हैं। उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में आओ, पीके नाग की पीडीएफ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आओ। कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, एक दो वो अपन सॉल्व करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। एक क्वेश्चन होगा 4.17, मिला क्या आपको, देखो एक क्वेश्चन होगा 4.17, मिला क्या आपको, बेटा मैं धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाता है ना, जो वो मैं आपको बताता जाता हूं। जैसे सी याद रखना, सी ऑफ वाटर होता है 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है ना, की पीडीएफ में आओ, हाँ बेटा अनसॉल्व में आओ, बुक का पेज नंबर 79, बुक का पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 4.17, देखो एक बार।
क्वेश्चन पढ़ो फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है आपको, a gas undergoes a thermodynamic cycle consisting of three process beginning at an initial state P1 is equal to 1 bar, V1 is equal to कितना? P1 is equal to 1 bar, V1 is equal to 1.5 meter cube, U1 is equal to 512 किलोजूल। प्रोसेस आर एस फॉलोज, तीन प्रोसेस दे रखी है। प्रोसेस 1 से 2 कौन सी है? कंप्रेशन विद पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट टू P2 कितना है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल है ना। P2 कितना है? 2 बार, और U2 कितना है? 690 किलोजूल। पहली प्रोसेस आइसोथर्मल दे रखी है, कंप्रेशन है ना। उसके बाद प्रोसेस कौन सी दे रखी है? 2 से 3। W2 से 3 क्या दे रखा है? 0। और वर्क 0 है तो प्रोसेस कौन सी होगी? आइसोकोरिक होगी है ना। और Q2 से 3 कितना दे रखा है? -150 किलोजूल। प्रोसेस 3 से 1 को क्या दे रखा है? डेल्टा W 3 से 1 50 किलोजूल। आपको दे रखा है निग्लेक्टिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन हीट इंटरेक्शन Q1 से 2 एंड Q3 से 1 कितना होगा? बेटा एयर के लिए सीपी और सीबी बता चुका हूं मैं, कल या परसों बताया था। सीपी होता है 1.005 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, सीवी होता है 0.718 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, 2 मिनट सुनो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है ना। पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहली प्रोसेस कौन सी है? पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। उसमें दे रखा है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कंप्रेशन है ना। देखो सबसे पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल का स्लोप क्या होता था? नेगेटिव। तो देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन ऐसा होगा। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? वर्क 0 दे रखा है तो आइसोकोरिक होगी। और आइसोकोरिक के साथ साथ मुझे एक बात बताओ, आइसोकोरिक ये भी हो सकती है, आइसोकोरिक अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। आइसोकोरिक ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो कौन सी होगी दूसरी वाली? आइसोकोरिक अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होगी? जो दूसरी प्रोसेस है वो आइसोकोरिक अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? विद एक्सप्लेनेशन बताना क्यों होगी। अपवर्ड होगी तो क्यों होगी, और डाउनवर्ड होगी तो क्यों होगी? दूसरी प्रोसेस आइसोकोरिक है, ये समझ में आ गया। आइसोकोरिक अपवर्ड या डाउनवर्ड? हाँ भाई, क्यों क्यों डाउनवर्ड क्यों? अपवर्ड होगी डाउनवर्ड होगी? टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कैसे पता आपको? टेम्परेचर कम हो रहा है ये कैसे पता आपको? बिल्कुल भैया, देखो 2 से 3 में जो दूसरी प्रोसेस है, ये जो दूसरी प्रोसेस है 2 से 3, इसमें हीट क्या है? निगेटिव है। अगर हीट निगेटिव है तो हीट रिजेक्शन हो रहा है, टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ये प्रोसेस आएगी डाउनवर्ड, ये हो जाएगी आइसोकोरिक। 2 से 3 ये हो जाएगा 1 से 2, 2 से 3,
और ये 3 से 1। ऐसी होगी प्रोसेस, ऐसी होगी साइकिल। थर्ड वाली प्रोसेस आपको नहीं दे रखी है, उसके लिए चिंतित मत हो, ये वाली आपको नहीं दे रखी है ना। 3 से 1 कौन सी प्रोसेस है, नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, मत दे दो। ठीक, अब क्या करो, फर्स्ट लॉ लगा दो 1 से 2 में, 2 से 3 में और 3 से 1 में। देखो ये आइसोथर्मल थी, तो देखो फॉर 1 से 2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। 1 से 2 में कुछ दे रखा है क्या? 1 से 2 में वर्क निकालना है, निकाल सकते हैं क्या? P1 V1 दे रखा है, P2 दे रखा है, 1 से 2 में वर्क निकाल लो। डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2, आइसोथर्मल के लिए वर्क क्या होता है? P1 V1 ln V2 बाई V1 या P1 बाई P2, दोनों एक ही बात है। डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 निकालोगे, P1 कितना है? ये है 1 बार, किलो में कन्वर्ट करोगे 100 हो जाएगा। V1 कितना है? 1.5 ln, P1 कितना है? 1 और P2 कितना है? 2। मुझे बताओ डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 कितना आएगा? आइसोथर्मल के लिए वर्क ये होता था, डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 बताओ कितना आएगा? -103.97, -103.97। यूनिट 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 कितनी आ रही है? किलो जूल। किलो पास्कल में था ना प्रेशर। ठीक, डेल्टा डब्ल्यू आ गया तो फर्स्ट लॉ लगा दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू, मतलब U2 माइनस U1 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू 1 से 2 हो जाएगा, U2 कितना है? ये है 690, U1 कितना है? 512, डेल्टा डब्ल्यू कितना है? -103.97। इसकी एक बार वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी? ये कितना आएगा? 74.03। देखो एक बार ऐसा कोई आंसर है क्या? ठीक, उसके बाद क्या निकालना था? उसके बाद निकालना था डेल्टा क्यू ऑफ 3 से 1। तो 3 से 1 के लिए देखो, थ्री से 1 के लिए देखो। अच्छा U3 पता है क्या? नहीं पता, पहले U3 निकाल लेते हैं ना। तो 2 से 3 में देखते हैं अपन। फॉर 2 से 3 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। 2 से 3 में वर्क ट्रांसफर तो 0 है, आइसोकोरिक है। और डेल्टा क्यू 2 से 3 कितना है? ये है -150 इज इक्वल टू U3 माइनस U2। तो -150 इज इक्वल टू U3 माइनस U2 कितना है? ये है 690। U3 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 540 किलो जूल। ये U3 हो जाएगा। अब 3 से 1 में लगा दो, फॉर 3 से 1 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू 3 से 1 डी यू मतलब U1 माइनस U3, तो U1 माइनस U3 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। U1 कितना है? 512, U3 कितना है? 540,
प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना है, ये 3 से 1 में कितना 50। इसकी वैल्यू बताओ एक बार कैलकुलेट करके कितना आएगा। बाईस आएगा क्या, 22 आएगा क्या? 78 आएगा या 22 आएगा? 22 आएगा बेटा, 22 आएगा, 22 किलो जूल। देखो आंसर मैच कर रहा है क्या दोनों? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, करना पड़ेगा उनको, है ना? समझ गए ना? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लोगे और उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट लॉ लगाना है, लगाते रहो, है ना? मैं आपको बता चुका हूं पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ना कोई फॉर्मूला है ना कोई मेथड है, केवल भावनाएं हैं। आप समझो इसमें क्या फॉर्मूला है, कुछ भी तो नहीं है यार। अपन ने समझ करके पीवी डायग्राम बना लिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ही तो कर रहा हूं ना। आपको यहाँ पर एक डाउट आना चाहिए था जो नहीं आया, पता है कौन सा? देखो कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, कुछ मिला, कुछ गड़बड़ मिला? इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या? अच्छा मुझे बताओ कि आइसोथर्मल प्रोसेस की कुछ कंडीशन होती थी क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ कांस्टेंट रहता था क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ कांस्टेंट रहता था क्या? अरे पीवी कांस्टेंट नहीं यार, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता था, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती थी ना। जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें देखो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है क्या? अरे आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही नालायक, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं आइसोथर्मल। ये तो वही बात हो गई कि आइसोकोरिक में फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सुनो, आइसोथर्मल में इस प्रोसेस में 1 से 2 में आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी क्या रहनी चाहिए थी, कांस्टेंट रहना चाहिए था, है ना? लेकिन क्वेश्चन में आप देखो U1 आपको अलग दे रखा है और U2 आपको अलग दे रखा है, U1 अलग दे रखा है और U2 अलग दे रखा है। ठीक है, एक मिनट देना मुझे केवल। ये चेंज हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि टेम्परेचर सेम रहे और इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी कई सारी चीजों का फंक्शन होता है, मतलब मॉलिक्यूलर एनर्जी का तो फंक्शन होता ही है, प्लस केमिकल एनर्जी का भी फंक्शन होता है, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी का भी फंक्शन होता है। तो हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे फिर भी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। समझ पाए? तो हो सकता है ये आइडियल गैस ना रहा हो, या फिर जो भी है क्वेश्चन में अगर दे रहा है तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी रहेगी। वो हम मान लेते थे आइडियल गैस के लिए, कब? जब इनको निग्लेक्सिबल कर दे तो। याद आ रहा है आपको कुछ? ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, इसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन और है 4.18।
एक क्वेश्चन और है 4.18, उसको पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है 4.18, उसको पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा हर जगह फाइनल माइनस इनिशियल ही किया है। आप ध्यान से देखो, वो प्रोसेस 3 से 1 थी ना, तो फाइनल 1 हुआ और इनिशियल 3 हुआ। हर जगह फाइनल माइनस इनिशियल ही किया है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.18 बोल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4.18 एक बार पढ़ो फिर आगे बात करते हैं। उसी में जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था उसके जस्ट नीचे होगा 4.18, उसको पढ़ो फिर आगे बात करते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है गैस अंडरगोज थर्मोडायनेमिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। प्रोसेस 1 से 2 दे रखी है, कांस्टेंट प्रेशर P1 कितना है 1.4 बार, V1 कितना है 0.028 मीटर क्यूब, W12 कितना है 10.5 किलो जूल। प्रोसेस 2 से 3 क्या है, कंप्रेशन विद पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या है आइसोथर्मल। और यहां पर दे रखा है कि आइसोथर्मल के लिए इंटरनल एनर्जी बराबर रहती है, U3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है U2। और प्रोसेस 3 से 1 दे रखा है कितना कांस्टेंट वॉल्यूम, और U1 माइनस U3 कितना दे रखा है -26.4 किलो जूल। There is no significant change in kinetic and potential energy. Sketch the cycle on PV diagram and calculate the net work for the cycle. आपको डेल्टा W फाइंड आउट करना है, नेट कितना होगा। और पूछा हुआ है कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर फॉर प्रोसेस 1 to 2 एंड सो दैट सिग्मा Q इज इक्वल टू सिग्मा W। ये तो ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। एक बार अपन क्या करते हैं, पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, पीवी डायग्राम ड्रॉ, क्वेश्चन मिल गया ना आप लोगों को, क्वेश्चन मिल गया ना 4.18 है ना। पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखो पहली प्रोसेस देखो, गैस एंड प्रोसेस 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर है। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, कैसे पता चलेगा। जो पहली प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, कैसे पता चलेगा। देखो वर्क क्या है, पॉजिटिव है, 1 से 2 में वर्क पॉजिटिव है, तो वर्क पॉजिटिव है तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन है पहला, ये हो जाएगा 1 से 2। दूसरा क्या है, दूसरा है 2 से 3 कंप्रेशन विद पीवी कांस्टेंट, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब ऐसा हो जाएगा, टू से थ्री। उसके बाद प्रोसेस 3 से 1 दे रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ऐसा होगा, ये साइकिल होगी। सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। देखो आप सुनो, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा डब्ल्यू नेट। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 की। तो 1 से 2 तो दे रखा है, फिर डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3 निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं क्या डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3।
देखो ये आइसोथर्मल है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको डेल्टा डब्ल्यू नेट निकालना है तो डेल्टा डब्ल्यू नेट होता है डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2, डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 3 से 1। डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 दे रखा है, कितना है 10.5 किलो जूल। अब आपको निकालना है डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3। 2 से 3 क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या होता है P1 V1, P1 V1 मतलब जहां से शुरू हुआ क्या P2 V2, ln V3 by V2, ऐसा हो जाएगा। और देखो आपको V2 की वैल्यू चाहिए, V2 की वैल्यू कहां से आएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी कहां से, डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 जो है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 क्या होगा, देखो ये होगा P इंटू V2 माइनस V1, ये हो जाएगा 10.5 इज इक्वल टू, यहां पर प्रेशर कितना है P1 1.4 बार, किलो में लिखोगे तो 1.4 इंटू 100 हो जाएगा। V2 माइनस V1 कितना है 0.028। इसको सॉल्व करके मुझे V2 बताओ एक बार। डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 दे रखा था, लिख दिया P V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1, प्रेशर दे रखा है P1, V1 दे रखा है, V2 निकालना है, V2 निकालो यहां से कितना आएगा, .103। ये आ गया V2, निकाल लो यहां से वैल्यूज। तो डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3 हो जाएगा P2, और P2 किसके बराबर है P1 के, कितना है 1.4 बार, किलो में कन्वर्ट करोगे 100 का मल्टीप्लाई होगा। V2 ये है 0.103, ln V3 किसके बराबर है V1 के, और कितना है 0.028, अपॉन V2 कितना है 0.103। मुझे वैल्यू बताओ डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2 से 3 कितना आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस थी, फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। -18.827। ये आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3। डेल्टा डब्ल्यू 3 से 1 कितना होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा, देखो नेट हो जाएगा 1 से 2 कितना था, ये है 10.5, 2 से 3 कितना है -18.827, 3 से 1 कितना है 0। डेल्टा डब्ल्यू नेट बताओ मुझे कितना आएगा, नेट बताओ मुझे कितना आएगा, $8.327। ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू नेट, माइनस माइनस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, माइनस होगा वर्क कंज्यूमिंग। ठीक है, देखो आंसर मैच कर रहा है।
उसके बाद क्या निकालना था? निकालना था डेल्टा क्यू ऑफ 1 से 2। तो 1 से 2 में फॉर 1 to 2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू, मतलब U2 माइनस U1 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2, डेल्टा क्यू 1 से 2। U2 है क्या? है। डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 है क्या? है। तो देखो U1 माइनस U3 कितना दे रखा है? U1 माइनस U3 दे रखा है कितना? माइनस 26.4। U3 माइनस U1 कितना हो जाएगा? 26.4। और U3 किसके बराबर है? U2 के। U2 माइनस U1 हो जाएगा 26.4 किलो जूल। पुट कर दो वैल्यू, डेल्टा क्यू ऑफ 1 से 2 हो जाएगा कितना यहाँ पर? 26.4। और डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 कितना है? 10.5। ये कितना हो जाएगा? 36.9 किलो जूल। देखो ऐसा कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है ना? बात समझ गए? कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना। कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पीवी डायग्राम ड्रॉ करो, सारी प्रोसेस के लिए डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगाओ। कुछ कुछ जुगाड़ होगा, वो मिल ही जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर V2 की वैल्यू निकालनी थी, निकाल लिया। यहाँ पर आइसोथर्मल का वर्क निकालना था, निकाल लिया, है ना? इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। पूरा थर्मो बेसिक का खेल है ना, पूरा थर्मो बेसिक का खेल है। थर्मो में फ्री के नंबर मिलते हैं यार, कुछ है ही नहीं ना। थर्मो में अच्छे क्वेश्चन यही है। बाकी एंट्रोपी अवेलेबल एनर्जी और इजी है ना। एंट्रोपी अवेलेबल एनर्जी में जब अपन पहुंचेंगे ना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनते हैं उसमें। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। बेटा इससे 3 सब्जेक्ट लिंक्ड है, मैं कौन से कह रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ दो। करो, अच्छे से करो। मैं कह रहा हूँ थर्मो बहुत इजी है ना। और इससे जो सब्जेक्ट लिंक्ड है ना, थर्मल एप्लीकेशन, आरएसी, पावर प्लांट, आईसीजन, वो और भी इजी है ना। ठीक है, इसको एक बार नोट करो। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। ठीक है, थर्मल एप्लीकेशन नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना? ठीक है, इसको एक बार नोट करो। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। पूछो पूछो, इसको नोट कर लेना तो बता देना। नोट कर लिया क्या? क्यू दे और टेम्परेचर चेंज ना हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बात करेंगे, अभी एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा, आपको समझ में आ जाएगा ना। सेम डाउट आपका दूर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। पीके नाक में एक क्वेश्चन और देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 4.19, पढ़ो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन है उसी पीडीएफ में 4.19, पढ़ो उसको फिर आगे बढ़ते हैं। सुनना, देखो 4.19 आपको दे रखा है, सर्टेन गैस ऑफ मास 4 किलोग्राम, certain gas of mass 4 kilogram is contained within a piston cylinder assembly. The gas undergoes a process of itna itna. Initial state is given by 3 bar in itna. Change in internal energy of gas in the process is given by itna itna. Find out the net heat transfer for the process when the final volume is itna. सुनो, certain gas of mass itna contained within a piston cylinder assembly. कोई ये piston cylinder है, यहां पर कोई गैस है जिसका मास कितना है, 4 किलोग्राम है, कोई गैस है। गैस अंडरगोज ए प्रोसेस फॉर विच, जो प्रोसेस है ना इसकी, जो प्रोसेस है वो दे रखी है पीवी के पावर 1.5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनिशियल स्टेट कितना है, P1 3 बार है और V1 0.1 मीटर क्यूब है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इन द प्रोसेस U2 माइनस U1 कितना है, माइनस 4.6 किलो जूल पर किलोग्राम। फाइंड आउट द नेट हीट ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस व्हेन द फाइनल वॉल्यूम कितना है, डेल्टा क्यू क्या होगा व्हेन V2 इज इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब। सुनो 2 मिनट, देखो क्या है मामला। आपको पता है कि देखो सिंपल सी बात है यार, हीट ट्रांसफर पूछा है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डी यू आपको दे रखा है, डी यू आपको दे रखा है, ये दे रखा है, डेल्टा डब्ल्यू निकाल लो। और डेल्टा डब्ल्यू कहां से आएगा, आपको ये प्रोसेस दे रखी है, पता है आपको P1 V1 के पावर 1.5 इज इक्वल टू P2 V2 के पावर 1.5। P1 कितना है 3 बार, V1 कितना है 0.1 के पावर 1.5 इज इक्वल टू P2, V2 कितना है 0.2 के पावर 1.5। मुझे वैल्यू बताओ P2 की वैल्यू कितनी है, मुझे वैल्यू बताओ P2 की वैल्यू कितनी है। वन पॉइंट जीरो सिक्स जीरो सिक्स 1.0606 कितना बार, बस कुछ भी नहीं। वर्क निकाल लो, पॉलीट्रॉपिक का वर्क क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक का वर्क होता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस n। पुट कर दो वैल्यू, P2 कितना है 1.0606, V2 कितना है 0.2, P1 कितना है 3, V1 कितना है 0.1। प्रेशर किसमें था, बार में, किसमें कन्वर्ट करोगे, किलो में, किसका मल्टीप्लाई होगा 100 का, सिंपल। 1 माइनस n कितना है 1.5। मुझे बता दो वैल्यू, वर्क की वैल्यू कितनी है, वर्क कितना आएगा। 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ गए होगे, प्रेशर बार में था, किलो पास्कल में कन्वर्ट किया है ना। माइनस 17.5, 17.5 किलो जूल। पुट कर दो वैल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 कितना है माइनस 4.6। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो दे रखा है वो पर किलोग्राम में है।
जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखा है वो पर किलोग्राम में है, तो मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, है ना। तो दे रखा है -4.6 इंटू मास कितना है 4, ये हो गया du, प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना है -17.5। इसकी फाइनल वैल्यू बताओ मुझे, डेल्टा क्यू कितना आएगा। फाइनल वैल्यू बताओ, डेल्टा क्यू कितना आएगा। ये 17.5 पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये जो 17.5 है पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। ये 17.5 आ जाएगा। फाइनल निकालो कितना आएगा। फाइनल निकालना, नेट कितना आएगा। कितना आ रहा है? 0.9 आ रहा है या फिर 0.8 आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.9 किलो जूल। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। और माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है? माइनस आ रहा है ना, माइनस ऑफ 0.9 किलो जूल, सिंपल है ना। आंसर दे रखा है 0.8 किलो जूल। कुछ अपनी कैलकुलेशन में इधर उधर होगा थोड़ी सा, है ना। इसको एक बार नोट करो। कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, आप समझ पा रहे हो। आपको क्या पूछा था? हीट ट्रांसफर पूछा था, डीयू दे रखा था, डेल्टा डब्ल्यू निकालना था। आपको केवल डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए कि पॉलीट्रॉपिक है, उसका वर्क ये होता है, सिंपल है ना। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया क्या? फाइनली कितना आ रहा है? 0.824 आ रहा है क्या? देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, 0.8 समथिंग ही आएगा, है ना। आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। जिस पीके नाग को लोगों ने एक राष्ट्रीय बुक बना दिया ना थर्मोडायनेमिक्स की, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ मैं, किसी को ऐसा नहीं बोल सकता कोई बुक अच्छी है खराब है। अपन ने कुछ लिखा नहीं है, अपन दूसरों की बुक को बोल रहे हैं खराब है ना, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ आपसे कि जो स्पीक एंड आपको लोगों ने बहुत एक स्टैंडर्ड बुक बना दिया है ना, वो बहुत इजी सी बुक है, बहुत इजी सी, बहुत बेसिक बुक है। मतलब आपके एग्जाम में जो थर्मोडायनेमिक्स आता है, जो लोगों को लगता है ना कि बहुत डिफिकल्ट है, वो एक्चुअल में डिफिकल्ट है ही नहीं यार। पूरी पीके नाग हम लोग ऐसे हंसते हंसते सॉल्व कर देंगे। जिस दिन मैं थर्मो खत्म करूंगा, आप पूरी पीके नाग सॉल्व कर चुके होंगे। कुछ है ही नहीं यार पीके नाग में, है ना। इवन सेंजल, जब मैं आगे चल के आपको एंट्रोपी और अवेलेबल एनर्जी पढ़ाऊंगा ना, और आगे एंट्रोपी डिस्कस करूंगा, सेकंड लॉ डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आएगा कि पीके नाग और सेंजल ने कुछ लिखा ही नहीं यार, बहुत बेसिक सा लिखा है ना। अपन बात करेंगे उसकी, है ना। ठीक है, सुनो एक क्वेश्चन और देखो। पीके नाग के इस वाले टॉपिक में एक ही क्वेश्चन अच्छा है। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4.14 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4.14 है, देखो एक बार। या फिर ये मत देखो, इसमें समय लग जाएगा, है ना, एक्चुअली, है ना, इसमें समय लग जाएगा। मैंने आपको याद होगा, 2 मिनट सुनो। आपको याद होगा जिस समय मैंने आपको
पीडीएफ सेंड की थी ना, जिससे मैं पीडीएफ सेंड की थी ना, थर्मो की 3-4 पीडीएफ सेंड की थी, उसमें एक थर्मो कंबाइंड करके भी एक पीडीएफ थी। देखो मिली क्या आपको? टेलीग्राम वाले ग्रुप में जब पीडीएफ सेंड की थी ना, तो उसमें थर्मो कंबाइंड करके एक पीडीएफ थी। देखो मिली क्या आपको, हाँ या नहीं? थर्मो कंबाइंड करके एक पीडीएफ थी, मिल गई क्या? मिल गई ना? उसमें पेज नंबर, उसी पीडीएफ के पेज नंबर 4 पे आओ। उस पीडीएफ के पेज नंबर 4 पे आओ। उस पीडीएफ के पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सब सेंजल के सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको मिल गया है क्वेश्चन, हाँ या नहीं? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, है ना। आपको दे रखा है एयर इज कंटेंट इन ए वेरिएबल लोड पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इक्विप्ड विद अ पैडल व्हील। इनिशियली एयर इज एट 500 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस। आगे दे रखा है पैडल व्हील इज नाउ टर्न बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल मोटर until 50 kilojoule per kilogram of work has been transferred to the air. During this process, heat is transferred to maintain the constant air temperature while allowing the gas volume to triple. Calculate the required amount of the heat transfer. आपको याद है अभी आपने कुछ पूछा था थोड़ी देर पहले, डाउट कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हीट भी ट्रांसफर करें और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे? ये वही क्वेश्चन है जिसमें हीट ट्रांसफर कर रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। क्यों भैया? हीट इन हो रही है फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कैसे? क्योंकि टेम्परेचर हीट पे डिपेंड ही नहीं करता यार, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी पे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो देखो। क्वेश्चन क्या है? एयर इज कंटेंट इन ए वेरिएबल लोड, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस दे रखी है, ये पिस्टन है, ये एक पैडल व्हील दे रखा है, ये एयर है। एयर इज कंटेंट इन ए वेरिएबल लोड पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इक्विप्ड विद अ पैडल व्हील। इनिशियली एयर इज एट P1 कितना है? 500 किलो पास्कल। T1 कितना है? 300 केल्विन। Paddle wheel is now turned by an external electrical motor until 50 kilojoule per kilogram of work has been transferred to the air. ये पैडल व्हील कितना वर्क ट्रांसफर करता है? 50 किलोजूल पर किलोग्राम। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर टू मेंटेन ए कांस्टेंट एयर टेम्परेचर। इस समय क्या होता है कि हीट को ट्रांसफर करते हैं, क्यों? कितनी हीट ट्रांसफर होगी और करना क्या है? टेम्परेचर को क्या करना है? कांस्टेंट मेंटेन करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करना है। आगे दे रखा है while allowing the gas volume to triple, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है और ये एक्सपेंड होता है, मतलब ये पिस्टन क्या होता है? एक्सपेंड होता है कुछ इस तरह से कि जो V2 है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, V2 है ना, वो कितना हो जाता है? 3 ऑफ V1। क्या करेंगे? सुनो, मैं आपको बता चुका हूं, लैंग्वेज कुछ भी लिख दे वो, अपन को करना वही है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उसके अलावा कुछ है ही नहीं यार पूरे थर्मो में। आप समझ पा रहे हो? पूरे थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सेकेंड लॉ तक, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। करूंगा क्या मैं? है ना, वही करूंगा। सुनो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या है? डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एयर है, एयर क्या होती है? आइडियल गैस। और आपको करना क्या है? टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखना है।
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। आपको पता है कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी फंक्शन होता है केवल और केवल टेम्परेचर का। तो du 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू, सिंपल। तो डेल्टा डब्ल्यू निकाल लो, जो डेल्टा डब्ल्यू होगा वही डेल्टा क्यू होगा, है ना? तो डेल्टा डब्ल्यू कौन कौन सा है? तो डेल्टा क्यू हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू दो है। पहला डेल्टा डब्ल्यू एक तो पैडल व्हील वाला है, प्लस एक डेल्टा डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट वाला है। पैडल व्हील वाला तो दे रखा है, ये है। डिस्प्लेसमेंट वाला निकाल लेता हूं मैं, है ना? तो आपको मास दे रखा है क्या एयर का? मुझे एक बार बताओगे क्या? नहीं दे रखा, किलो जूल पर किलोग्राम में पूछा है ना? तो पैडल डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालना है तो V1 निकाल लो पहले। देखो P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। यूनिट मास के लिए कैलकुलेशन करना है। P1 कितना है? 500 किलो पास्कल। V1 यूनिट मास एयर के लिए R.287, T1 300। मुझे V1 बताओ कितना आएगा एक बार? मुझे एक बार V1 बताओ कितना आएगा? अरे एयर को हीट दोगे तो क्या होगा? वो वर्क कर देगी। एयर को हीट दिया तो जितना हीट दोगे उतना वो वर्क कर देगी। जितना हीट दिया उतना वर्क हो गया। तो नेट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। और नेट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, सिंपल। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि हीट का और टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो व्यर्थ है कि हीट दूंगा तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा। हीट और टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता यार। टेम्परेचर कब बढ़ता है? टेम्परेचर जब बढ़ता है जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। और जितनी हीट दिया उतना वर्क कर देगा, जितना हीट दिया उतना वर्क कर देगा। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना? बेटा कुछ भी होता है इस दुनिया में, कुछ भी होता, मैं आपको बोल चुका हूँ। कंफ्यूजन रखना ही नहीं है यार। मैं आपको बोल चुका हूँ हीट का और टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? हीट का और टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी का बढ़ना, ना कि हीट का बढ़ना, है ना? सिंपल। पूरी हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट हो रही है? फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ाया था कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, फर्स्ट लॉ पढ़ाया था मैंने। सेकंड लॉ अभी नहीं पढ़ा, तो ये बातें मत करना कि हीट लो ग्रेड है और वर्क हाई ग्रेड। बात करेंगे अपन किसमें? सेकंड लॉ में, है ना? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हीट कैन बी कन्वर्टेड टू द वर्क, सिंपल। ठीक है, सुनो। हाँ, सेकंड लॉ पे ये बात गलत हो जाएगी, बात करेंगे अपन, है ना? V1 बताओ यहां से कितना आएगा? 0.1722 मीटर क्यूब। देखो ये कोई, ये जो डाउट है ना, बेटा फेस चेंज क्यों कराना है आपको? फेस चेंज में तो वैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। फेस चेंज में तो वैसे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सिंपल। फेस चेंज क्यों कराना है इसमें? फेस चेंज में तो वैसे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। ठीक है, और क्यों रहता है? हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वह एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्ड को ब्रेक करने में जाती है ना। ठीक है, सुनो, ये आ गया V1। बेटा आप पूछ क्या रहे हो पहले कंफर्म कर लो। ऊपर आप लिख रहे हो वाटर, फिर आप लिख रहे हो फेस चेंज, फिर आप कह रहे हो एयर का पूछ रहे थे। बेटा एयर का फेस चेंज नहीं होता, एयर का फेस चेंज नहीं होता, वाटर का फेस चेंज होता है और उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना? सुनो, कोई बात नहीं। V1 इतना आ गया, V2 कितना आ जाएगा? 3 ऑफ V1 हो जाएगा। V2 कितना है? 3 ऑफ V1। मुझे V2 बता दो कितना आएगा?
मुझे V2 बता दो कितना आएगा। 3 ऑफ V1 हो जाएगा। V2 बता दो कितना आएगा। 0.5166। ये V2 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्क कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा P1 V1 ln V2 बाई V1। P1 कितना है, ये 500 किलो पास्कल। V1 अच्छा ये पर किलोग्राम में आएगा है ना, पर किलोग्राम में आएगा। M को 1 लिया है ना। V1 कितना है, ये 0.1722 ln V2 बाई V1 0.5166 अपॉन 0.1722। तो मुझे बता दो कितना आएगा यहां से डेल्टा डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। हालांकि जरूरत नहीं थी इसको निकालने की, डायरेक्टली एम आर टी एल एन बी टू बाई बी वन से भी आ सकता था, है ना। कितना आएगा इसको सॉल्व करना। कितना आएगा 94.59 किलो जूल पर किलोग्राम। तो यहां पर रख दो, वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू पैडल व्हील। और जो पैडल व्हील का वर्क है पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, जो पैडल व्हील का वर्क है वो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम में, और ऑन द सिस्टम में तो क्या होगा निगेटिव होगा। कितना हो जाएगा -50, और ये पॉजिटिव होगा 94.59। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 44.59 किलो जूल पर किलोग्राम। सिंपल, समझ पाए। क्वेश्चन में कंफ्यूज ही नहीं होना बिल्कुल भी, क्वेश्चन को बहुत बेसिक से शुरू करो यहीं से। आपसे बोला है आइसोथर्मल है, कोई बात नहीं, ये 0 हो गया। डेल्टा क्यू पूछा है किसके बराबर हो गया, डेल्टा डब्ल्यू। कितने वर्क हैं, 2, पैडल व्हील और डिस्प्लेसमेंट। पैडल व्हील वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में निकाल लूंगा, वैल्यू आ गई है ना। इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। आंसर आ रहा है ना, 44 पॉइंट समथिंग ही दे रखा है ना। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या। नोट कर लिया ना। सुनो मेरी बात सुनो, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, एक बार आप देख लेना फिर अपन आगे बात करते हैं उसकी कल, है ना। सुनो, ये जो थर्मो कंबाइंड वाली एक फाइल है ना, थर्मो कंबाइंड वाली जो पीडीएफ है ना एक, और देखो ये क्वेश्चंस लगा लेना, है ना, जो एचएमटी की, थर्मो की, एफएम की जितनी भी पीडीएफ मैं बोल रहा हूँ ना, इनको लगा लेना, है ना। आप इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है ना। सुनो,
ये थर्मो कंबाइंड वाली पीडीएफ है ना, इसमें पेज नंबर 1 के सारे क्वेश्चन, पेज नंबर 2 के सारे क्वेश्चन, पेज नंबर 3 के सारे क्वेश्चन, और पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 भी, 4 भी और पेज नंबर 5 भी सारे क्वेश्चन लगा लेना। इसमें से केवल छोड़ देना केवल 1-2 क्वेश्चन गलत हैं, जो आपको लगे कि डाटा इंसफिशिएंट है, एडियाबेटिक वाले नहीं आते क्वेश्चंस, एडियाबेटिक वाले नहीं आते। एडियाबेटिक वाले नहीं आते मतलब सुनो, इसके अलावा जो पीके नाग है, पीके नाग में कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, देख लेना। एडियाबेटिक वाले कराए नहीं, अभी अपन देख लेंगे, एडियाबेटिक वाले क्वेश्चन देख लेंगे। उसमें क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है ना, उसमें डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, सुनो, पीके नाग में देख लेना, पेज नंबर 77, अनसॉल्व क्वेश्चन बोल रहा हूं, अनसॉल्व क्वेश्चन बोल रहा हूं, 4.1, 4.2 देख ही लेना इनको, है ना, 4.4, 4.9, 4.9 छोड़ देना, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, इतने क्वेश्चन कर लेना है। ठीक, एक पीडीएफ और बता रहा हूं, एक पीडीएफ और, एक मिनट और, एक थर्मो यांत्रिकी करके एक पीडीएफ थी ना, थर्मो यांत्रिकी करके एक पीडीएफ थी ना जो मैंने सेंड की थी, उसमें देखो, उसमें देखो, उसमें यूनिट 2 थर्मो यांत्रिकी वाले में बता रहा हूँ, थर्मो यांत्रिकी एक पीडीएफ थी, उसमें यूनिट 2 कंप्लीट है ना। ठीक, बस इतना सा कर लेना आप। कोई बात नहीं, रात निकल जाएगी, निकल जाएगी, तुमको कौन सा किसी से चैट करनी है यार, कहीं सामाजिक मोह माया में उलझे हो तो अलग बात है ना, इतना कर लेना ना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में कर लो, एक दिन में नहीं करो, लेकिन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करना है आपको, ये क्वेश्चन करना है। और बिल्कुल देखो, प्रिपरेशन कर रहे हो तो युद्ध स्तर पे करो, है ना। तो अब कल तो अपन फर्स्ट लॉ, अभी कल भी पढ़ेंगे अपन फर्स्ट लॉ, तो 1-2 दिन है आपके पास, 1-2 दिन में कर लेना, है ना।
ठीक है, ठीक है। कोई डाउट हो, 2 4 5 मिनट है आपके पास, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट हो थर्मो में कैसा भी, कोई भी जहरीला डाउट कुछ भी पूछना हो पूछ लो, 2 4 5 मिनट है आपके पास। कोई डाउट है क्या? हाँ, टेलीग्राम पे देखो मैंने डाउट पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो तो पूछो बेटा, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो तो पूछो, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो पूछना हो तो पूछो। नहीं है ना? ठीक है, टेलीग्राम पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने? कब पूछा हुआ है बताना मुझे। हाँ, फिर से एक बार सेंड कर देना टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, जो आपने पूछा हुआ है उसको फिर से सेंड कर दो, क्या पूछा है। फिर से सेंड कर दो, क्या पूछा है आपने। किसी के पास एचएमटी की क्वेश्चन सीट हो तो दे दो। ये नहीं मेरे भाई, भेजो क्या पूछा था, फिर से सेंड करो मुझे टेलीग्राम वाले ग्रुप में, क्या पूछ रहे थे आप। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, भेजा हुआ है। हाँ सर, हाँ आप पूछ रहे हैं, इनका इनका डाउट सुन लो। द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, देन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड टू पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो जाती है? अगर अपन आत्मा और शरीर मान ले, अगर अपन आत्मा को एनर्जी मान ले, एंड यूजुअली आत्मा भी एनर्जी ही है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इनका जो डाउट है ना, इनका जो डाउट है ना वो सुन लो। बड़ा अजीब सा डाउट है, सुनो इनका डाउट क्या है। इनका डाउट ये है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है ना। एनर्जी हमेशा, इस पे अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ी सा बता देता हूँ आपको। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, और एनर्जी कंजर्व रहती है तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और जो पूरा यूनिवर्स है ना, और जो पूरा यूनिवर्स है ना, उसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना। तो अगर अपन ये जो बात करते हैं ना, आत्मा सोल, जो बात करते हैं सोल आत्मा, या फिर भूत वगैरह बात करते हैं, तो ये अपन मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एनर्जी है भूत, है ना। और जो आत्मा मानते हैं वो भी अपन उसको एनर्जी मानते हैं। तो इनका ये मतलब है कि अगर एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी अगर कांस्टेंट है, तो जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ती जा रही है, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि आत्मा तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो मेरे भाई जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो ह्यूमंस की बढ़ रही है ना। जानवरों की पॉपुलेशन भी कंसीडर करो, फिर तो आप चींटियां भी गिनो कितनी है, फिर तो पक्षी भी गिनो आप कितने हैं, फिर तो डायनासोर भी जो विलुप्त हो गए उनको भी गिनो। तो आप टोटल आप मिलाओगे ना, तो हो सकता है कि यूनिवर्स की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स हो सकता है कांस्टेंट हो, है ना। आप केवल ह्यूमन पॉपुलेशन को क्यों देख रहे हो, है ना। तो हो सकता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स का क्या रहो, कांस्टेंट हो, है ना। समझ गए ना। टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स देखो ना, फिर उसमें चिड़िया भी आएगी, उसमें डायनासोर भी आएगा, उसमें ह्यूमन भी आएंगे, उसमें सांप भी आएगा, उसमें सब आएंगे। तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, कंजर्व होगी, है ना, अगर आप सोल को एक एनर्जी मानते हो, है ना। ठीक है, समझ गए। ठीक है भाई, ठीक है, बात करते हैं अपन कल, है ना। एक्चुअली अभी मेरी क्लास और है ना। तो कल ये वाले क्वेश्चन कर लेना, और फर्स्ट लॉ की कुछ और बातें करेंगे, फ्री एक्सपेंशन वगैरह की बातें करेंगे, है ना। फिर अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉ फॉर फ्लो प्रोसेस।
कल वाली और परसों वाली क्लास मिस मत करना, क्योंकि फ्लो प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।